हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 3 है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विचारक हैं उनका अध्ययन करेंगे और वो हैं टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन इनका पूरा नाम है। और इनकी जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं और स्टेट से संबंधित जो इनके विचार हैं, स्पेशली हम लोग इन दोनों विचारों पर आज की क्लास में फोकस करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय और इनकी जो महत्वपूर्ण इनकी जो विचार हैं, चाहे वो स्वतंत्रता से संबंधित हों या उनका स्टेट से संबंधित उनके जो विचार हैं उनका अध्ययन करते हैं। टी.एच. ग्रीन इनका पूरा नाम जो है वो थॉमस हिल ग्रीन है और इनका जीवन काल जो है 1836 से 1882 तक रहा है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना जो रही है वो है कि लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन, और इनकी दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना रही है वो है कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। और अब हम जानेंगे कि टी.एच. ग्रीन जो हैं वो इनकी विचारधारा क्या थी, उनकी विचारधारा के स्रोत क्या थे। तो इनके विचारधाराओं को देखने से हमें पता चलता है कि इनके विचार में बहुत सारे विचारकों का मिश्रण है इनके विचारों में, और कई विचारकों से इन्होंने प्रेरणा लेकर अपने विचार जो है वो तैयार किए हैं या बनाए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इनका जन्म 1836 में ब्रिटेन में हुआ था और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो 3 महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रख्यात जो दार्शनिक हुए ऑक्सफोर्ड के, उनमें ग्रीन, ब्रेंडले तथा बोसांके, ये 3 महत्वपूर्ण नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद के साथ आदर्शवाद को मिलाने का श्रेय जो है वो इनको जाता है। इनके जो विचार हैं इसमें ब्रिटेन के उदारवादी विचारधारा के अंदर इन्होंने अपने विचारों में ब्रिटेन के उदारवादी विचारधारा के अंदर जर्मन आदर्शवाद को मिलाया है। और इन दोनों विचारधाराओं का मिश्रण देखने को मिलता है हमें टी.एच. ग्रीन के विचारों में। और टी.एच. ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों का जो है वो खंडन किया है और नकारात्मक उदारवाद का भी उन्होंने खंडन किया है, और इसकी जगह उन्होंने सकारात्मक उदारवाद को उसका समर्थन किया है और आधुनिक जो उदारवाद का जो है इन्होंने समर्थन किया है। मतलब उसके सकारात्मक पक्ष पर इन्होंने विशेष बल दिया है। टी.एच. ग्रीन जो हैं कांट के विचारों से जो है वो काफ़ी प्रभावित थे। मैंने जैसे कहा कि कांट जो थे वो एनुअल कांट, जो बहुत बड़े आदर्शवादी एक विचारक थे, तो उनके जो विचार थे उनसे यह काफ़ी प्रभावित थे। और ग्रीन ने नैतिक स्वतंत्रता की बात की है। नैतिक स्वतंत्रता की बात कांट ने भी की थी, लेकिन ग्रीन ने भी जो है वो नैतिक स्वतंत्रता की बात की है। अब है कि नैतिक ये जो स्वतंत्रता है वो क्या है। तो नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है समाज के सभी लोगों को उनके आत्मा के विकास के लिए सभी को समान और बराबर अवसर मिले, और इसी को वह नैतिक स्वतंत्रता का नाम देते हैं। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को खुद के विकास के लिए, स्व विकास के लिए, आत्म के विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। और यही जो है थॉमस हिल ग्रीन के अनुसार जो है वो नैतिक स्वतंत्रता है। और इन्होंने हिल ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है इसको बढ़ावा देते हैं। अर्थात थॉमस हिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उसका नकारात्मक अर्थ नहीं है,
इनकी जो स्वतंत्रता संबंधी जो विचार है वह इनका ये सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है उसको समर्थन करते हैं, और उसको हमें सकारात्मक अर्थ को उसको समझना चाहिए, क्योंकि थॉमस हिल जो हैं ने यही ने कहीं भी ये नहीं कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है प्रतिबंधों का अभाव है, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक जो थे वो कहते थे ये बंधनों का अभाव है। इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बंधनों का स्वतंत्रता का मतलब बंधनों का अभाव होता है। प्रतिबंधों का अभाव जो है स्वतंत्रता नहीं है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुंदरता का अभाव जो है कुरूपता नहीं है, या कुरूपता का अभाव सुंदरता नहीं है, ठीक उसी प्रकार बंधनों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, इन्होंने कहा है। क्योंकि जो कुरूप होते हैं, कुरूपता का अभाव जो है वो सुंदरता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो कुरूप हैं, जो लोग कुरूप हों वह ज़रूरी नहीं है कि वो सुंदर भी हों, सामान्य भी हो सकते हैं। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कुरूपता नहीं है दैट मीन्स कि वो व्यक्ति सुंदर ही होगा, क्योंकि वो सामान्य भी हो सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरह उन्होंने कहा है कि बंधनों का अभाव जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, और इस तरह से उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता का जो है वो उन्होंने खंडन किया है, और उन्होंने उसके जगह पर सकारात्मक स्वतंत्रता की बात को जो है वो अपने विचारधारा में शामिल किया है। और थॉमस जो हिल ग्रीन है ने स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं। पहला जो है बताया है आंतरिक स्वतंत्रता, और दूसरा उन्होंने बताया है बाह्य स्वतंत्रता। अब आंतरिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? तो इस आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आत्मा का विवेकी होना, आत्मा का विवेकी होना, स्वयं के विकास से जुड़ी हुई जो खुद के विकास से जुड़ी हुई होती है, उसे हम आंतरिक स्वतंत्रता कहते हैं। और इस स्वतंत्रता पर राज्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जो आंतरिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि ये हमारे स्व विकास से संबंधित है, खुद के विकास से संबंधित है, अपने आप के विकास से संबंधित है। तो इसलिए जो है इस पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता है। और इस तरह से उन्होंने अंतर आत्मा की उचित अभिव्यक्ति का नाम दिया है आंतरिक स्वतंत्रता को, आत्मा की उचित अनुभक्ति। और बाह्य स्वतंत्रता क्या है? दूसरा जो इन्होंने रूप बताया है बाह्य स्वतंत्रता। तो बाह्य स्वतंत्रता जो होता है, इस पर हमेशा जो है नियंत्रण जो होता है वो राज्य का होता है। और ये स्वतंत्रता कैसी होगी? तो ये स्वतंत्रता जो करने योग्य कार्य होंगे उन कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता होगी। जो कार्य करने योग्य होंगे, बहुत इम्पोर्टेंट ये वर्ड है, जो कार्य करने योग्य होंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, करने योग्य कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो बाह्य स्वतंत्रता जो है करने योग्य कार्य की छूट होगी, और ग्रीन कहते हैं कि करने योग्य कार्य पर ही छूट होनी चाहिए, नहीं तो राज्य का क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति एक पुल को पार कर रहा है, टूटा हुआ पुल है उसको पार कर रहा है, और उस व्यक्ति को यह पता नहीं है कि वो टूटा हुआ है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको रोकता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि वह उसकी स्वतंत्रता पर रोक जो है लगा रहा है। ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, अगर उसे पीने से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं भी ये कतई ही इसे नहीं लगाना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता का जो है वो हनन हो रहा है। क्योंकि मिल ने कहा है, टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस हिल ग्रीन ने, कि जो करने योग्य कार्य हैं उसी को करने की छूट होनी चाहिए, नहीं तो फिर राज्य का उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने इसकी व्याख्या की है, दो रूपों की चर्चा की है। नैतिक स्वतंत्रता की उन्होंने बात की है, और नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कि जो पहला जो है कि यह एक मनोचित गुण है, मतलब मनुष्य का एक गुण है। जो नैतिक स्वतंत्रता है वो मानवोचित गुण है, या मनुष्यों का एक विशेष गुण होता है।
और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, वह कहा है कि स्वतंत्रता मांग करती है अधिकार की, और अधिकार जो है वो राज्य से जुड़े होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि स्वतंत्रता मांग करती है अधिकारों की, और अधिकार जो होते हैं वो राज्य से जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर जो अधिकार हैं वो राज्य से जुड़े हुए हैं। तो टी.एच. ग्रीन जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों का खंडन करते हैं। जो संविदावादी विचारक थे और उसमें स्पेशली जो जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अधिकारों का अपना विचार दिया था, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार का, उसका ये प्राकृतिक जो नेचुरल जो राइट्स हैं उनका वो खंडन क्यों? क्योंकि वो तो मानते हैं कि अधिकार जो है वो राज्य से संबंधित होते हैं, राज्य से जुड़े हुए होते हैं। और जॉन लॉक ने कहा है कि जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक अधिकारों में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो सदैव मनुष्यों के पास बने रहेंगे, क्योंकि यह हमें कहाँ से मिले हैं? प्रकृति से मिले हैं, और इसको कोई नहीं छीन सकता है, राज्य भी नहीं इस पर अंकुश लगा सकता है। और जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य होता है, और जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जब होता है और प्राकृतिक अवस्था से जब राज्य में प्रवेश करता है, तब भी उसके जो ये प्राकृतिक अधिकार हैं वो बने रहेंगे, उसको छीना नहीं जाएगा। मतलब है कि लॉक यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो हैं वो प्रकृति से मिले हैं और हमेशा बने रहेंगे, उस पर किसी और का आधिपत्य नहीं होगा। लेकिन टी.एच. ग्रीन जो हैं इस बात का खंडन करते हैं, और वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो अधिकार है कि जो उन्होंने व्याख्या की गई है, कि वो कहते हैं कि यह निरर्थक है। वे इसको दोषपूर्ण मानते हैं। और यहाँ पे देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत जगह हम लोग जब पढ़ते हैं कि थॉमस हिल ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आता है कि वो जो हैं जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं जो लॉक ने बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार, तो उसका उन्होंने खंडन किया है। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इन तीनों अधिकार का खंडन किया है। उन्होंने खंडन किया है उस सोर्सेस का जहाँ से ये तीन अधिकार मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्रकृति से मिलते हैं। तो वो जो लॉक ने कहा कि प्रकृति से मिलते हैं, तो वो उन्होंने उस प्रकृति से मिलने वाली जो बात है, मतलब सोर्सेस जो हैं प्रकृति, उसका खंडन किया है, ना कि इन तीनों अधिकारों का खंडन किया है जो हमारे जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित है। वो इस तीनों के प्रबल समर्थक रहे हैं। लेकिन जो ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से ये जो है लोगों को प्रकृति से मिलते हैं, और इस बात का वो जो है वो खंडन करते हैं। लेकिन उस रूप में वो जो इन तीनों अधिकार को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस रूप में जिस रूप में जॉन लॉक ने किया था, उस रूप में इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो जो है इसको दूसरे तरीके से जो है वो इन तीनों अधिकारों का समर्थन करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि, या वो कहते हैं कि जो अधिकार हैं वो प्रकृति से नहीं मिलते, वरन वह हमें राज्य से प्राप्त होते हैं। अर्थात प्राकृतिक मान्यता जो है कि अधिकार जो है प्रकृति से मिलते हैं, वो इस बात का खंडन करते हैं। टी.एच. ग्रीन ये भी कहते हैं कि जो अधिकार होते हैं वो मानव चरित्र से आते हैं। जो अधिकार होते हैं वो मानव चरित्र से आते हैं। समाज जैसे चरित्र का होगा, अधिकारों का चरित्र भी वैसा ही होगा। और ये बात सत्य भी प्रतीत होती है कि यदि कोई व्यक्ति जागरूक है, अगर समाज जागरूक है, तो लोगों के अधिकार भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलते हैं। और टी.एच. ग्रीन यहाँ यह कहते हैं कि मनुष्य जो है वो एक नैतिक प्राणी है, इस बात का समर्थन करते हैं। और इसलिए सभी मनुष्यों के आदर्श एक जैसे उनका जो आदर्श है वो एक जैसे होने के कारण सभी मनुष्य एक तरह के नियमों की मांग करते हैं जो कल्याण से जुड़े हुए होते हैं, सबके कल्याण से जुड़े हुए होते हैं, कल्याणकारी नियमों पर आधारित होते हैं। वो
कल्याणकारी नियमों की बात करते हैं। क्योंकि एक नैतिक मनुष्य है तो उनके सभी लोगों के समान जो है वो उनके जो आदर्श हैं, और इसलिए जो है उनका जो मांग है कल्याणकारी नियमों पर आधारित होती है। और तो सभी मनुष्य एक जैसे नियमों की मांग करते हैं। और अधिकारों के संबंध में टी.एच. ग्रीन ने 3 शर्तें बताई हैं या 3 शर्तों की चर्चा की है जो अधिकार से संबंधित है। उसमें पहला चीज़ उन्होंने कहा है कि जो अधिकार जो है वो व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। थॉमस हिल ग्रीन ने क्या कहा, पहली जो उनकी शर्त बताई अधिकार की, उन्होंने कहा कि अधिकार जो है व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने कही वो कही कि अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत है, उसको स्वीकृति समाज देता है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि अधिकार राज्य द्वारा रक्षित है, मतलब वो राज्य का समर्थन करते हैं। राज्य द्वारा रक्षित है मतलब अधिकारों की रक्षा जो है वो राज्य के द्वारा की जाती है। पहला नैतिक है, दूसरा समाज के द्वारा स्वीकृत है, और तीसरा जो है वो राज्य के द्वारा रक्षित है। यहाँ पर वे नैतिकता की बात करते हैं, और यहाँ पर नैतिकता संबंधी जो उनके विचार हैं वो उन्होंने एनिमल कांट से इसको ग्रहण किया है। और वो कहते हैं कि राज्य का क्या काम है, तो राज्य का क्या काम है, तो राज्य का जो काम है वो क्या है, राज्य को बाधाओं का बाधक कहा है उन्होंने, राज्य को बाधाओं का बाधक कहा है। और ये बातें भी वो इन एनिमल कांट जो हैं आदर्शवादी विचारक, उनसे ही उन्होंने ग्रहण किया है। जो पहली एक बात जो नैतिकता की बात जो वो करते हैं कि राज्य जो है वो नैतिक है, तो नैतिक जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया, ग्रहण किया, वो भी कांट से लिया। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही कि राज्य जो है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते भी हैं, राज्य को बाधाओं का बाधक है, किसने कहा या किससे संबंधित है, तो ये जो है ये बातें एनिमल कांट से उन्होंने ग्रहण की है और कही है। और टी.एच. ग्रीन जो हैं वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि उदारवाद का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वह सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करते हैं, और वह जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते, जो कहता है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता उदारवाद जो विचारक थे, जो स्वतंत्रता के जो उदारवाद के प्रारंभिक विचारक थे, नकारात्मक उदारवाद के जो विचारक थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया था, और स्वतंत्रता की बेदी पर राज्य की व्यवस्था को कुर्बान करने की बात जो है वो करते हैं कि कर दिया। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक हैं वो क्या करते हैं कि जो स्वतंत्रता की वेदी पर राज्य की व्यवस्था को उसको कुर्बान कर देते हैं। लेकिन टी.एच. ग्रीन की अगर हम विचार की बात करें, टी.एच. ग्रीन की बात करें, तो वो जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और राज्य कैसा होना चाहिए, तो राज्य जो है कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा दे। केवल स्वतंत्रता वहाँ तक होगी जहाँ करने योग्य कार्य होंगे। वो एक बंदिश लगाते हैं, उसका एक दायरा फिक्स करते हैं, स्वतंत्रता का एक दायरा फिक्स करते हैं कि जो करने योग्य कार्य है उसी को करने की स्वतंत्रता होगी, नहीं तो फिर राज्य उस पर रोक लगाएगा। और उसी दायरे में स्वतंत्रता को रहता है। और स्वतंत्रता का एक दायरा जो है वो टी.एच. ग्रीन जो है वो निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और ग्रीन ने उदारवाद के साथ जो है वो, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि उदारवाद के साथ उन्होंने आदर्शवाद को भी मिलाया था। और इसलिए एक सेबाइन, एक विचारक है, उन्होंने कहा है टी.एच. ग्रीन के संबंध में कि ग्रीन उदारवाद का सबसे प्रभावी और सफल संशोधन करता है, क्योंकि इसने जो है वो उदारवाद के स्वरूप को, नकारात्मक स्वरूप को बदलकर उसमें सकारात्मक पक्ष लाया है। और साथ ही साथ वह उदारवाद के साथ आदर्शवाद को भी एक साथ जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है।
इसके बाद हम जानेंगे इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि इन्होंने सामान्य हित से संबंधित क्या बातें कही थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा की बात करता है। जो रूसो हैं, जे रूसो, उन्होंने सामान्य इच्छा की बात करते हैं, और ग्रीन जो है सामान्य हित से संबंधित विचार जो हैं, टी.एच. ग्रीन के जो सामान्य हित से संबंधित जो विचार है वो रूसो के ही जो सामान्य इच्छा की विचार है उससे प्रेरित है। रूसो की जो सामान्य इच्छा में हमने क्या देखा था, रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो दो प्रकार की इसने इच्छा की बात की है। पहला तात्विक इच्छा और दूसरा तात्कालीन इच्छा। तो तात्विक इच्छा जो है वो अंतरात्मा जो होती है, सभी मनुष्यों के अंतरात्मा को जोड़ देती है, और वही तात्कालीन इच्छा है, और तात्विक इच्छा है सॉरी। और तात्कालीन इच्छा जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उससे है जुड़ी हुई होती है। और रूसो की सामान्य इच्छा में एक चीज़ को जब वो डिफाइन करते हैं तो उसमें हमें सर्वाधिकारवाद के तत्व जो है वो देखने को मिलते हैं, या उससे वो सामान्य इच्छा जो थे उससे प्रेरित थे। क्योंकि लेकिन जो यहाँ पे ग्रीन के जो विचार हैं, ग्रीन ने रूसो की सामान्य इच्छा से जो है वो सर्वाधिकारवादी जो तत्व था, वो जो प्रवृत्ति थी, उसको बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का क्या मतलब है, रूसो क्या कहते हैं अपनी सामान्य इच्छा के अंतर्गत। रूसो ने क्या कहा कि सभी व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, और शासन की व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को एक ही सांचे में ढालने की व्यवस्था करते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा तो उसे सामान्य इच्छा का पालन करवाया जाएगा, उसको करने के लिए, पालन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। और इस तरह से क्या होता है, व्यक्ति को सामान्य इच्छा मानने के लिए बाध्य किया जाएगा, और इसलिए यहाँ पे उसका जो सामान्य इच्छा जो है वो उसके अंतर्गत जो सर्वाधिकारवाद के जो तत्व हैं, वो प्रवृत्ति जो है, उसके दर्शन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रीन ने क्या किया है, ग्रीन ने ये सर्वाधिकारवाद का जो तत्व है उसको निकाल के अपने सामान्य हित में उसको निकाल दिया है, और एक ही दिशा में वो ले जाने का जरूर से प्रयास करते हैं। लेकिन टी.एच. ग्रीन जो हैं वो सात्विक जो हित जो है वही जो है उनकी जो है सामान्य इच्छा बनेगा। टी.एच. ग्रीन का सामान्य हित बनेगा, सात्विक हित ही सामान्य हित बनेगा। लेकिन ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं कि सामान्य हित जो होगा, हित क्या है, सामान्य हित क्या होगा, मतलब सभी के कल्याण से जुड़ी हुई जो बातें होंगी, लोक कल्याण से जुड़ी हुई जो बातें होंगी, वही जो होंगी वो सामान्य हित होंगी। ठीक है। यहाँ पे ग्रीन एक बात और कहते हैं और चेतावनी यह देते हैं कि जो उसका सामान्य हित है उसकी तुलना उपयोगितावाद से नहीं होगी। उपयोगितावाद से नहीं होगी मतलब उसके सामान्य हित को उपयोगितावाद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उपयोगितावादी जो विचारक हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक बेंथम, जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका जीवन काल 1748 से 1832 था, जो उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। तो और उन्होंने कहा था कि सुख और दुख को ध्यान में रखते हुए जो सुख और दुख है को ध्यान के आधार पे जो है वो उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारा सामान्य हित जो टी.एच. ग्रीन का जो सामान्य हित है वो उपयोगितावाद से भी संबंधित नहीं है। दैट मीन्स कि वह उपयोगितावाद का भी खंडन करते हैं और वो नहीं मानते कि ज़रूरी नहीं है, और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमें सुख दे वो सामान्य हित ही होगी, वो सामान्य हित का रूप ले लेगी समाज में। और इस तरह से ग्रीन जो हैं वो सामान्य हित को उपयोगितावादी की कसौटी पर जो है वो नहीं, उनके जो सामान्य हित है उसको उपयोगितावाद की कसौटी पर जो है वो नहीं कसा जा सकता है। और जो ग्रीन रूसो के सामान्य इच्छा को ही लेकर चलते हैं और उसमें से वह उसका सर्वाधिकारवादी जो तत्व है, प्रवृत्ति है, उसको निकाल देते हैं। और यहाँ अब ये प्रश्न उठता है कि वह रूसो के सामान्य जो इच्छा है उससे सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति को तो हटा रहे हैं, तो वह जो उनका राज्य होगा, टी.एच. ग्रीन का जो राज्य होगा, उसमें सामान्य हित का पालन जो है वो कैसे करवाया जाएगा।
क्योंकि रूसो तो कहता है कि बातें करके करवा लिया जाएगा, सर्वाधिकारवादी तत्व है। लेकिन जब उसको वो निकाल देता है, यहाँ पे हिल ने, टीएच ग्रीन ने जब निकाल देते हैं उस सर्वाधिकारवादी तत्व को, तो राज्य कैसे काम करवाएगा, पालन करवाएगा। तो इसलिए और हमने तो जो सामान्य हित का, इस पर वो कहते हैं कि जो सामान्य हित का जो ग्रीन के जो राज्य हैं उसमें सामान्य हित का जो पालन होगा वो कैसे होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी कौन सी, और ये भी सवाल है कि ये कौन सी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो इस बात पर ग्रीन कहते हैं कि जब सामान्य हित जो सभी का हित होगा और उसमें क्या होगी, जो चेतना होगी वह सभी की होगी। सामान्य हित होगी और सामान्य हित के अंतर्गत जो चेतना जगेगी वो सभी की चेतना होगी और उसकी अंतर आत्मा से स्वीकार, और वो व्यक्ति को उसकी अंतर आत्मा से इसको स्वीकार करवाएगी, सामान्य हित को करवाएगी, ऐसा ग्रीन कहते हैं। मनुष्य की सामान्य चेतना को अंतरात्मा से जोड़ देते हैं वो। ग्रीन कहते हैं कि जो सामान्य चेतना होगी वही राज्य को बांध कर रखेगी। जो व्यक्ति में सामान्य चेतना होगी, चूँकि सामान्य हित सभी का हित है, लोक कल्याणकारी हित है, और उसी में वो सभी की चेतना जगेगी और वही चेतना जो है उससे वो राज्य का जो है वो कार्य जो है वो उसको एक दूसरे से बांध कर रखेगी, करवाएगी। सामान्य चेतना को बंधुत्व में बांध कर रखेगी। और ये सामान्य चेतना कहाँ से आएगी, तो ये जो सामान्य हित होगा राज्य को बिखरने से बचा लेगी, और जो सामान्य जो हित होगा वो राज्य को बिखरने से, वो सामान्य चेतना है वो राज्य वो सामान्य हित होगा, और जो सामान्य हित जो होगा वो राज्य को बिखरने से बचा लेगी। और यहाँ एक बात जो इम्पोर्टेंट है जो ग्रीन ने कही है, सामान्य जो हित है उससे संबंधित जो कुछ बातें हैं जो ग्रीन ने कही है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है, पहली महत्वपूर्ण बात यह उन्होंने कही है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका कार्य सामान्य हित को बढ़ावा देना है। राज्य ऐसी संस्था है जिसका कार्य सामान्य हित को बढ़ावा देना है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही है कि राज्य का आधार जो है इच्छा है, बल प्रयोग नहीं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि राज्य वही तक कानून बनाएगा जहाँ तक सामान्य हित का पालन हो। और इस तीसरे जो पॉइंट है इसके अंतर्गत उन्होंने यह भी एक शब्द जोड़ा है कि नागरिक उसी कानून का पालन करेगी जो सामान्य हित के अनुरूप होगी। और ग्रीन के विचारों में जो है हमें सीमित संप्रभुता की झलक आती है। हमने हॉब्स के लेवियाथन में क्या देखा था कि जो सत्ता किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है और वह निरंकुश हो जाती है, लेकिन यहाँ जो ग्रीन के जो विचार हैं वो सीमित संप्रभुता की बात करता है और कानून बनाने की एक सीमा का दायरा जो है वो निश्चित कर दिया गया है। अगर कोई कानून सामान्य हित के अनुरूप ना हो तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, तो ये सोचने वाली बात है। तो अगर कोई कानून सामान्य हित में नहीं बनाया गया हो, नागरिक उसका नागरिक पालन नहीं करेंगे, और जब नागरिक पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि अगर भारत में जो कानून बना व्यवस्था जो है और सभी व्यक्ति जो है उसका पालन करते हैं, और अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो जनहित में नहीं हो, जो सामान्य हित के में नहीं हो, जो नागरिकों के खिलाफ हो, तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार और जो नागरिक हैं उनके बीच एक टकराव पैदा होगा और होने लगेगा। तो यहाँ पे ग्रीन कहते हैं कि अधिकार जो है टीएच ग्रीन व्यक्तियों को एक अधिकार देते हैं और वह अधिकार है क्रांति का अधिकार। जनता को लेकिन ये क्रांति का जो अधिकार सिर्फ विशेष और विशेष परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग करना होगा। अधिकार तो देते हैं क्रांति का, लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ विशेष से विशेष परिस्थितियों में ही इस क्रांति का प्रयोग किया जाना चाहिए, और सिर्फ तभी ये क्रांति जो होगी वो उचित होगी। और जब क्रांति की जाएगी तो पूरे मनोभाव से की जाएगी, पूरे समर्पण से की जाएगी, पूरे जनता के द्वारा की जाएगी,
किसी एक दो गिने चुने लोगों के साथ नहीं, संपूर्ण जनता के साथ, संपूर्ण समाज के साथ मिलकर क्रांति होगी और जनता के सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि ग्रीन कहते हैं कि यदि क्रांति आधी और अधूरी होगी तो क्रांति जो है वो अगर आधी और अधूरी होगी तो क्रांति सफल नहीं होगी, और जब इसका यह सफल नहीं होगी तो इसका नुकसान राज्य को उठाना पड़ सकता है और उस राज्य में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि क्रांति जो है सिर्फ विशेष और विशेष परिस्थितियों में ही होनी चाहिए, और जब लगे कि राज्य में सामान्य हित के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, लोगों की अनदेखी हो रही है, तभी जाके विशेष परिस्थितियों में कानून का पालन वास्तव में नहीं हो रहा है, उसी कंडीशन में सिर्फ क्रांति होनी चाहिए। और अगर राज्य में मान लीजिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो और शासक अत्याचारी हो जाए, सरकार जनता की बिल्कुल नहीं सुनती हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्रांति का समर्थन करता है। पहले राज्य के सभी लोग जो हैं इस बात पर बैठ के सोच विचार विमर्श करके ये डिसीजन लेंगे, ये निर्णय लेंगे और क्रांति को करेंगे। और जब बहुत ज़रूरी होगी, जब सभी लोग मिल बैठ के ये सोचेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे क्रांति अब ज़रूरी है, तो सभी मिल बैठ के इस निर्णय को लेंगे और उसके बाद सभी मिल के क्रांति एक साथ संपूर्ण रूप से क्रांति करेंगे, तभी वो क्रांति जो है वो सफल होगी। और इस तरह से उन्होंने जो क्रांति का जो अधिकार लोगों को दिया है, वह सिर्फ विशेष से विशेष परिस्थिति में ही वो व्यक्ति जो है उसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं और सबकी सहमति से कर सकते हैं। तो ये उनके क्रांति संबंधी या जो उनका जो राज्य से संबंधी सामान्य हित से संबंधित जो विचार थे वो थे। अब है कि शासन संबंध के बारे में वो क्या कहते हैं, तो ग्रीन जो है वो बहुत बड़े समर्थक हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की या निधि शासन जो व्यवस्था होती है उसके समर्थक हैं। यहाँ पर यह आता है कि ग्रीन जो है के विचार क्या हैं। तो ग्रीन कहते हैं कि राजा का भी शासन जो है वो अच्छा होता है, हो सकता है, पर राजा के शासन को भी वो गलत नहीं मानते, लेकिन वह जो है वो लोकतांत्रिक या प्रतिनिधियात्मक जो शासन व्यवस्था है उसको सबसे अच्छा मानते हैं, और वह इन दोनों शासन व्यवस्था के पहले जो है अपने विचार देते हैं और वो कहते हैं कि राजा का भी शासन जो है वो उचित हो सकता है और जो है और बाद में जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तरफ वो जाते हैं और राजा का भी शासन को वो उचित मानते हैं। राजा का शासन भी उचित हो सकता है कब? जब राज्य में सामान्य हित का, जब राजा के द्वारा सामान्य हित का पालन हो रहा हो, मतलब सभी का कल्याण हो रहा हो राज्य में। लेकिन यहाँ यह शर्त वह देते हैं कि जब राजा का शासन जो है वो अच्छे से चल रहा होता है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि जनता के अधिकारों को कुचले जाने की जो है संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि समय जो है बीतने के साथ साथ सार्वजनिक अधिकारों की अवहेलना होने लगती है। क्योंकि जो राजा का शासन होता है उसमें नागरिकों की सहभागिता जो है वो नहीं होती है, राजा शासन करता है, तो ऐसे में जो व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसके कुचले जाने का डर होता है। और इसका कारण यह होगा कि उस शासन व्यवस्था में जनता की जो है वो सक्रिय भूमिका नहीं होती है, सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, तो सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर वह समर्थन करते हैं कि जो जनता की जो भागीदारी जो है वो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, और जनता को भी वह शासन व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार देते हैं, भले ही राजा का शासन राजा के द्वारा किया गया हो। जो अगर अधिकार जनता के हाथों में रहेंगे तो वो शासन व्यवस्था बढ़िया हो सकती है, उसका वो समर्थन करते हैं। देखिए यहाँ जो टी.एच. ग्रीन के जो विचार हैं वो इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, चूँकि इनका जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था तो उसका प्रभाव इनके विचारों पर भी था। और वहाँ पे जो राजा का क्या है शासन करता है और एक प्रकार से जनता के हाथों में सारे अधिकार होते हैं, और वह नाम मात्र औपचारिक शासन जो है वो करता है, जैसा कि भारत में जो प्रेसिडेंट है नाम मात्र के जो वो होते हैं औपचारिक शासन सत्ता के सर्वोच्च पद पर होते हैं।
और इंग्लैंड में जो है अधिकार जो हैं वो सारे जनता के हाथों में होते हैं, और जब जनता के हाथों में सारे अधिकार होते हैं तो ग्रीन यहाँ पर उस शासन का समर्थन करता है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है या जो प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि यही व्यवस्था ऐसी है जिसमें इस तरह की जनता के हाथों में जो है अधिकार होते हैं। और यहाँ उन्होंने दो महत्वपूर्ण बात कही है कि जो ग्रीन के विचारों में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली प्रधानता जो मिलती है वो मिलती है कि सामान्य हित, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, और की प्रधानता मिलती है, दिखाई देती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं उसके विचारों में, उसके दर्शन में, वह यह है कि जनता की सक्रिय भागीदारी जो है की प्रधानता वह देते हैं। और इन दोनों की प्रधानता में जो शासन व्यवस्था स्थापित होती है, मतलब जो सामान्य हित है और जो जनता की सक्रिय भागीदारी है, तो इन दोनों को मिलाकर जो शासन व्यवस्था तैयार होती है, शासन का जो स्वरूप आता है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है, प्रतिनिधित्वात्मक होता है, और उसकी झलक इसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसी सीमित संप्रभुता के समर्थक हैं, और साथ ही साथ जो है वो ये जो है लोकतांत्रिक तथा प्रजातांत्रिक जिसको कहते हैं या प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें लोगों को की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, और जनता की जो है अधिकार जो है जनता के हाथों में होते हैं, और जनता इसमें सक्रिय भागीदारी निभाती है। तो ये था टी.एच. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन हैं उनके विचार। हमने उनके जीवन परिचय को देखा, आज के क्लास में हमने उनके जीवन परिचय को देखा, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियाँ देखी, और उनके जो स्वतंत्रता संबंधी विचार थे और उनके दर्शन को जाना कि किस तरह से उनके दर्शन में उदारवाद तथा आदर्शवाद दोनों के तत्व समाहित थे, और वह कांट तथा हेगल दोनों के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और सभी बहुत सारे विचारकों के विचार को मिलाकर उन्होंने अपने विचार दिए, और उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता की जगह पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया, और स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव ना कहकर उन्होंने कहा कि जो उचित कार्य जो हैं वही व्यक्ति को करने के अधिकार प्राप्त होंगे। और उन्होंने जो कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया, और साथ ही साथ वो जो है एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं, सीमित संप्रभु की बात करते हैं, लोगों के जन कल्याण की बात करते हैं, सामान्य हित की बात करते हैं। रूसो की भांति, रूसो की जो सामान्य इच्छा थी उसके अनुसार इन्होंने उससे प्रेरणा पाकर इन्होंने सामान्य हित की चर्चा करते हैं, और राज्य को लोक कल्याणकारी जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं, और जो अधिकार होते हैं राज्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं तथा राज्य के द्वारा रक्षित होते हैं। मतलब स्वतंत्रता जो है अधिकार की मांग करती है, और अधिकार जो है वो राज्य से जुड़े हुए होते हैं। तो ये थे टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता तथा राज्य से संबंधित विचार। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रश्न रख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।